हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए सीटीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभिकथन क्या कहता है हमारा कि ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। क्या कह रहा है विकथन हमारा कि ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो कथन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो है मानकीकृत से, जो अगर पाठ्यक्रम मानकों पर आधारित है तो उससे बचना चाहिए। और यहीं पे अगर होता कि मानकीकृत हो तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता। पाठ्यक्रम होना कैसा हमारा चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। बच्चे के जिस तरह से बच्चा सीख पाए उस तरीके से सिखाना चाहिए। और क्या कहता है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं। तो बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो तो बाह्य रूप से प्रेरित ना हो, आंतरिक रूप से प्रेरित हो। कैसे हो, आंतरिक रूप से। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अभी कथन हमारा सही है और कारण जो क्या है वो हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन क्या कहता है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। क्या कह रहा है हमारा अभिकथन कि एक अध्यापिका को कक्षा में बातचीत के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। तो हाँ, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा क्या करे, सहभागिता यानी कि अपने साथियों से सीखे, बातचीत करके सीखे और वैचारिक बहस यानी कि डिबेट के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा वो सीखे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसी अध्यापिका को कक्षा में ऐसा करना चाहिए, इस चीज को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अब कथन क्या कहता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। क्या कह रहा है कि समाज से बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है। क्या कह रहा है कि बच्चा जो होता है वो समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखता है। जैसा बच्चा स्कूल गया, दोस्तों से मिला, टीचर से मिला, समाज से, आस पड़ोस से, ये सब क्या है हमारी सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि समाज से इंटरेक्ट करके वो सीख रहा है। तो हमारा कथन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी कथन भी हमारा सही है और हमारा कारण भी सही है। और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं कि बच्चा उसमें क्या कर रहा है, सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस, यानी कि अपने सहभागिता, आस पड़ोस और दोस्तों से भी वो सीख रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कथन क्या कहता है कि एक नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान सक्रिय करना चाहिए। क्या कह रहा है कथन हमारा कि किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान सक्रिय करना चाहिए। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को क्या करेंगे, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। आपने देखा होगा कि हमने बीएड बीटी तो टीचिंग के लिए भेजा जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान में जो हम क्या करते हैं, जब पढ़ाने जाते हैं लेसन प्लान में, तो बच्चे के पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित उसके बातें पूछते हैं ना, फिर उसके बाद अपना लेसन क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से सक्रिय करना चाहिए जो अपना नया संप्रत्यय, यानी कि जो हम नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब तर्क क्या कहता है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो। क्या कह रहा है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली तब होता है, कब होता है
कि अधिगम अधिक प्रभावशाली तब होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में किया जाए। तो संबंधित खंडों के रूप में नहीं किया जाए, क्या किया जाए? संबंधित खंडों के रूप में। वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कथन सही है, लेकिन तर्क जो है वो हमारा क्या है? गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी में दिया है कि ए सही है, आर गलत है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कथन क्या कहता है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब बच्चा जो है वो अपने विचारों को अगर कह रहा है, आपस में बता रहा है, बातचीत के माध्यम से किसी भी तरीके से अपने विचार को वो साझा कर रहा है, तो अगर उसकी भ्रांतियां भी हैं तो आपको क्या करना चाहिए? चाहे वो विचार उसके भ्रांतियां ही क्यों ना हो, चाहे उसके विचार गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसको क्या कर रहा है? वो अपने विचारों के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, उसके विचार गलत ही क्यों ना हो। अगर जब गलत होंगे तभी तो आप उसको क्या करोगे? निदान करोगे, उसकी कठिनाइयों को जानोगे, तभी उसकी कठिनाइयों को दूर करोगे। तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी भ्रांतियां हो चाहे कुछ भी हो, सही और गलत हो, आप वो अगर उसको क्या करना चाहिए? विचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब तर्क क्या कहता है कि भ्रांतियां विद्यार्थी द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गलतियां क्या होती हैं? गलतियों से ही गलतियां करके ही बच्चा सीखता है। तो जो भ्रांतियां होती हैं वो क्या होती हैं? अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब बच्चा गलती करेगा उन्हीं को तो हम सुधारेंगे, तभी तो ये गलतियां हमारी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं हमेशा। कथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौना खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौना खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। तो हमने आपको पियाजे की थ्योरी बताई थी, तो हम उसी में देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आत्म केंद्रिता। क्या कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में अहम केंद्रिता होती है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि खिलौने को पहले दिखाया जाता है फिर छुपा दिया जाता है, लेकिन वह भूलता नहीं है। अहम केंद्रिता में क्या था? बच्चा खुद के बारे में सोचता है, उसको अपनी ही बात सही लगती है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व किसमें था? संवेदी गामक अवस्था में। किसमें था? संवेदी गामक अवस्था में, लेकिन यहाँ पे दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है कि संवेदी चालक अवस्था वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संवेदी चालक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक बच्चा होता है, उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, जिसमें वो क्या होता है? अवस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट्स परमानेंस। ऑब्जेक्ट्स परमानेंस में हमने आपको थ्योरी में बताया था कि बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक नवजात शिशु पहले 2 महीने में अपने सिर का नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों। मनुष्य में इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। क्या कह रहा है कि एक नवजात शिशु पहले 2 महीने में अपने सिर का नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों का मनुष्य में इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। यानी कि एक बच्चा है, नवजात शिशु है। क्या है? नवजात शिशु है, मानी कि तो वो 2 महीने में क्या करता है? उसका क्या होता है? पहले सिर का विकास होता है, फिर क्या होता है? अन्य अंगों का विकास होता है। यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये हमारा
सही तो है कि विकास जो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जनरल चीज़ों को सीखता है, यानी कि सामान्य क्रियाएं करता है। तो ये हमारा विकास जो होता है उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, समीप अभिमुखी। तो समीप अभिमुखी क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, कहाँ से होता है, केंद्र से बाहर। और ऑप्शन सी कहता है क्रमिक, तो क्रम के अनुसार ही इसका विकास होगा ना। तो फिर ऑप्शन डी क्या कहता है, शिराभिमुखी। क्या कहता है, शिराभिमुखी। तो शिराभिमुखी क्या होता है, सफेलोकॉडल, जिसमें विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा था, उसके क्या होते हैं, अपने सिर पर पहले नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर गर्दन पे करता है, फिर इसके बाकी अंगों पे होता है। और शिराभिमुखी क्या होता है, जिसमें विकास सिर से पैर की तरफ होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अभिकथन। क्या कहता है कि एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में व्यक्ति की विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है, जिसमें क्या होता है, यानी कि सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में जल्दी सीखने की क्षमता होती है, किसी में देर से होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में किसी को, कोई इंग्लिश में सीखता है, कोई हिंदी में सीखता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। ये सब क्या होती हैं, हमारी व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं। तो उसी में क्या कह रहा है कि व्यक्ति विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कहता कि पोषित करें तो इनकरेक्ट हो जाता, लेकिन वो पहले से ही कह रहा है कि पोषित नहीं करना चाहिए। और फिर तर्क क्या कहता है कि एक प्रगतिशील शिक्षण, क्या कह रहा है कि एक प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों में उनका आकलन किया जाए। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को एक रूप में तरीके से कहाँ सिखा पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है, सभी बच्चे में सीखने की क्षमता क्या होता है, अलग अलग होती है। तो कथन हमारा क्या है, करेक्ट है, और कारण हमारा जो तर्क है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो ए हमारा सही है और गलत है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ए हमारा सही था और आर हमारा गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्या कह रहा है कि डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि किसी समस्या के लक्ष्य को आप विभाजित करना चाहते हैं। क्या कह रहा है, तो अगर कोई समस्या है, अगर आप उसको जो है क्या कर लेंगे, विभाजित, यानी कि कई टुकड़ों में बांट लेंगे। जैसे आपको क्या करना है, सीटेट पास करना है, तो सीटेट में हमारे जो है प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, मतलब 5 है, CDP, EVS है और मैथ है, क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये हमारे सारे सब्जेक्ट है। इनको क्या करेंगे हम, टुकड़ों में जब हम बांट लेंगे तो क्या करेंगे, अपने लक्ष्य पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई समस्या के लक्ष्यों को विभाजित करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए कहता है कि कार्यात्मक स्थिरता, तो यहाँ पे स्थिरता यानी कि फिक्स करने की बात कर रहा है। तो फिक्स कर दो कि किसी समस्या को आप फिक्स कर दोगे तो वो कैसे टुकड़ों में भी, तो आप उसका क्या करोगे, उसका विभाजित ही नहीं कर पाओगे, पूरी ही नहीं कर पाओगे। ऑप्शन बी कहता है कलन विधि, तो कलन विधि का तो प्रयोग हम लोग मैथ में करते हैं। ऑप्शन सी कहता है साधन लक्ष्य विश्लेषण, तो विश्लेषण यानी कि क्या करना, विभाजित करना। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विभाजित करने की बात कर रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन ए कहता है कि विविधतापूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधियां समाहित करता है। तो क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है कि अध्यापक को बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, विभिन्न तरीकों की विधियों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चा
सीख सके। ऑप्शन बी कहता है प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं का सुपर्ण, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी बच्चे की हित की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कहता है कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान केंद्रित, तो ये भी सही है कि जहाँ पे बच्चे की हित की बात हो रही हो, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि अध्यापकों को की सत्ता को प्राथमिकता देना, तो अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता नहीं देना, यानी करना चाहिए टीचर का महान ना बनाओ, टीचर को आराम ना दो, उसकी क्या करो, उसको ज़्यादा बहुलता नहीं देनी चाहिए, बच्चे को देनी चाहिए। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे और डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो जिसमें हमारा डी होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ए बी हमारा, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी और सी तीनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या बताया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि संवेदी गामक अवस्था, तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन बी कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन सी कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक तो 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन डी क्या कहता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 11 से 15 वर्ष। तो क्या कहता है कि सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति जब बच्चे में समझ विकसित हो जाती है, तो ऑप्शन ए जो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संवेदी गामक में बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है, अभाव होता है ना, बच्चे में कमियां होती हैं। मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है, जब बच्चा मूर्त चीज़ों को ही देखकर समझ पाए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, अमूर्त चिंतन करना बच्चा शुरू कर देता है, जहाँ पे बच्चा सही गलत की नॉलेज बच्चे को हो जाती है, समाज से उसका मिलना जुलना हो जाता है, सामाजिक मुद्दों पर वह बातचीत करना, और जहाँ पे बच्चा सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति उसको क्या हो जाती है, समझ हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या स्रोत होंगे। क्या कह रहा है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या स्रोत होंगे। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा होती क्या है, जो एनसीईआरटी 2000 रचनावाद पर आधारित है, क्योंकि बच्चे के हित की बात हो, बच्चा खुद करके सीखे, बच्चे को ध्यान में रखकर आप क्या करें, पढ़ाएं, जहाँ पे सब बच्चे की ही बात की गई हो, उसी में ये कह रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि अखबार, तो अखबार हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो, बच्चे को जानकारी देना हो तो अखबार के माध्यम से आप दे सकते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, सहपाठी, सहपाठी यानी कि दोस्त के माध्यम से बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी बच्चा सीखता है। ऑप्शन डी कहता है लोक कथाएं, तो हाँ कहानी, कथाएं, कविताएं, इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे सामाजिक संरचनावाद कक्षा के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, चारों हमारे स्रोत सही हैं। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में हमारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी चारों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है। तो हमने आपको गार्डनर थ्योरी पढ़ाई थी, उसी में बता रहा है कि जब बच्चा दूसरों के इरादों और प्रेरणाओं और मनोदशाओं को समझ लेता है तो वो कौन सी बुद्धि होगी। तो ऑप्शन ए कहता है प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि में क्या होता है, किसान जो होता है प्रकृति और नेचर, पेड़ पौधों जानवरों के बारे में समझ लेता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरपर्सनल में क्या होता है, बच्चा दूसरे की मनोदशाओं को समझ लेता है। ऑप्शन सी कहता है तार्किक। तो तार्किक में क्या होता है, अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, इनमें सब में क्या होती है, तार्किक बुद्धि होती है। तो यह हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और आध्यात्मिक बुद्धि की भी बात नहीं हो रही।
और जो हमारा बी ऑप्शन है अंतर्व्यक्ति, अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, क्या हो जाएगा इंटरपर्सनल, और एक होता है हमारा इंट्रापर्सनल, बस स्पेलिंग का फर्क है। एक होता है हमारा इंटर और एक होता है हमारा इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल में हम दूसरों के व्यवहारों को समझ पाते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, और इंट्रापर्सन में क्या होता है हम खुद की मनोदशाओं के बारे में समझ पाते हैं। बस इतना डिफरेंस है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूदा व्यक्तिगत विद्यार्थियों को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। क्या कह रहा है, अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। किसी को जल्दी समझ आता है डिफरेंस में, किसी को देर से समझ में आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इनको सबको क्या करना चाहिए, मापना नहीं चाहिए कि मतलब जो है तुम किसी को होता क्या है, किसी को इंग्लिश में समझ में आता है, किसी को हिंदी में समझ में आता है। तो यही हमारी क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ऑप्शन ए कहता है कि मिश्रित योग्यता वाले समूह बनाना हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे हम बच्चों का ग्रुप बनाएंगे जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी हों, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि सभी बच्चों को ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, ग्रुप में रखना चाहिए, अलग अलग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कहता है, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, तो ये भी हमारा करेक्ट। ऑप्शन सी क्या कहता है, ये भी अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड की वो बात करता है, तरीके कैसे हो हमारे बाल केंद्रित हो। ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थी का नामकरण बनाना, तो नामकरण नहीं करना, लेबलिंग की कोई बात नहीं होगी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं जिसमें हमारा डी होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड सी में भी हमारा डी है और डी में भी हमारा डी है, और ए में जो है हमारे तीनों सही थे ना, ए बी सी तीनों, तो हमारा बी सही हो जाएगा। केवल ए बी और सी तीनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सीखने के लिए मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि सीखने के लिए मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करता है। क्या करता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात। तो जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये किस में आएगा, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। किस में आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जो असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो गलत और सही का उत्तर आ रहा है। यदि गलत सही का उत्तर आ रहा है तो जो गलत उत्तर है उनको क्या होगा, आपको उनका क्या करना है, समाधान करना है। तो यही हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि क्लास के दौरान जो किया जाता है, ये जो हमारा सीखने के लिए आकलन है किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि मूल्यांकन की एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी को पता कर सकना। तो एक ही रणनीति से कई रणनीतियों से पता करना, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तो बी आंसर तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या हो कि जब बच्चा सीख रहा हो तो उसमें क्या कहीं आप बदलाव के तरीके से उसको सिखा सके अगर उसमें कोई कमियां आ रही हो। ऑप्शन सी क्या कहता है कि यह बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को नहीं पहचानता। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यों नहीं पहचानेंगे भाई, बच्चों की जरूरत को पहचानोगे तभी तो आप जो उसमें कमियां होंगी उनको दूर कर पाओगे। तो पहचानना चाहिए उनकी जरूरत को, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है, यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ मानसिक बुद्धि वाले बच्चों को पहचानोगे, प्रतिभाशाली और सामान्य बालक वालों को नहीं पहचानोगे। तो सीखने के लिए जो आकलन है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़वादिता को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जेंडर रूढ़वादिता को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम होती हैं। तो ये तो दर्शा कहाँ रहा है, ये तो उसको दूर कर रहा है, क्योंकि पूछा है उसने निगेटिव था।
तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों खेल में अच्छा करने की क्षमता है। तो ये भी हमारी लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं भाई, कोई भी खेल हो, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह लड़के भी खेल सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को दूर कर रहा है। ऑप्शन सी कहता है कि लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। तो क्या लड़का कोमल और भावुक नहीं होता? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी कहता है कि लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो है मतलब ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने की बात करता है। लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहा था कि कौन सा ऑप्शन दर्शाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली और कोमल और भावुक होती हैं, लड़के भी हो सकते हैं कोमल और भावुक। तो यही यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को दूर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।